वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम हमारा 50 डेज 50 मार्क्स का सीरीज फॉर द आई एंड आईएफएस पेपर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 50 डेज जो हमारे एग्जाम से पहले अवेलेबल है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं to gain 50 marks at least in the exam, that is something that we are focusing on in this particular video। ठीक है, ये day 26 है जहां पर हम chapter 20 कंटिन्यू कर रहे हैं। Before moving ahead, let me just remind you that EduTap has come up with this master course so as to help you in your preparation, जहां पर चारों components of the JIB exam इनका जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस, एमसीक्यूज, प्रॉपर नोट्स जो कि शॉर्ट नोट्स है फॉर रिवीजन बिफोर द एग्जाम, फुल एंड मॉक टेस्ट एंड आल्सो लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। ठीक है, इसके साथ साथ वी आल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स रनिंग। हमारा एक सुपर क्रैश कोर्स जो है वो रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। इन दिस सुपर क्रैश कोर्स वी आर एक्चुअली ट्राइंग कि जो भी हमारा इम्पोर्टेंट सिलेबस है ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स वो कम से कम टाइम में कवर हम कर सके। ओके, 13th को स्टार्ट होगा, 25th के आसपास खत्म होगा। Continuous classes morning, evening, and we will be trying to finish the things in a very short span of time. So please do be part of the super crash course जहाँ पर live classes के through we will be completing this. Along with that MCQs and notes, full and mock test ये तो आपको वैसे ही provide किया जा रहा है। तो links of these जो courses that are given in the description you can avail from there. Also JIB 75 code use करके आप हमारे जो master courses में 75% काउंट ऑन द वैल्यू पा सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली चैप्टर 20 में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। अब हमने डिफरेंट फेजेस डिस्कस किए थे। वी हैव सीन कि हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज है दिस वर रियली टेंस, और उसके बाद जो है लिबरलाइजेशन हमने 1991 में लेकर आए। बट लिबरलाइजेशन के फेज में वी हैव सीन 1991 टू 2010 दैट देयर हैव बीन, हमने काफी झटका पाया था 1991 में। तो वी डेफिनेटली हैड टू कवर अप थिंग्स और हमें आगे देखना था कि ऐसी सिचुएशन ना हो, बिकॉज 1991 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंटरनली फिजिकल डेफिसिट, एक्सटर्नली करंट अकाउंट डेफिसिट सब कुछ हो गया था। इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था, वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ एवरीथिंग। सो ये सिचुएशंस रिपीट ना हो, इससे रिलेटेड हमने नरसिम्हन जी को बिठाया कि आप अपने कमेटी के थ्रू ये जो है recommendations there with respect to the with respect to what we should do in the Indian economy so that such situation is not repeated. So we took up different measures इनके recommendations के basis पर। तो let us see क्या recommendations इन्होंने दिए हैं, and let me tell you 2 times this committee was इनको जो है बैठाया गया था। 1991 में इसकी रिपोर्ट आई, 98 में अगेन इसकी रिपोर्ट आई है। तो 1991 में क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं बाय द नरसिम्हन कमिटी, एंड ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू कि नरसिम्हन जी पहले हमारे जो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, तो ही इज फेयरली जो है इस चीज के लिए काफी अच्छा उनके पास नॉलेज है, एंड ऑब्वियसली ऑन दैट बेसिस ही हैज बीन टेकन एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्होंने रिक्वेस्ट किए। वी ऑलरेडी नो कि वी हैव अ 3 टायर्ड स्ट्रक्चर एज फार एज द कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंसर्न। ऐसा 4 टायर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना चाहिए बैंक्स में, ऐसा कहा गया। 3 टायर स्ट्रक्चर क्या है? स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड विलेज या फिर सिटी लेवल पे भी है। ओके, ऐसा 4 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए बैंक्स में, और एक टायर ऐड करो। ऐसे क्लासिफिकेशन सही से होना चाहिए ताकि एनपीएस एटलीस्ट हमें पता चले कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे क्या है, इनकी प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए। ऐसे कोई हम स्टेप्स ना लें जिससे ये एनपीएस का जो नंबर है इंक्रीज हो। ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, भाई भतीजों को जो सीईओ अपने दे रहे हैं लोन्स, वो सब नहीं करना चाहिए। अकाउंट्स के डिस्क्लोजर सही से हो ताकि वॉट एवर इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द बेसिक बैलेंस शीट अकाउंट्स वो पता चलता रहे। डिस्क्लोज किसको करना है? टू द रेगुलेटर्स। ठीक है, रिडक्शन इन द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लाइक एसएलआर, सीआरआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि इंटरनेशनली बासल नॉर्म्स के तहत बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। द इंटरनेशनल थिंग इज 8%। ठीक है, तो एसएलआर भी काफी हाई रहता था पहले, द अपर लिमिट इज 40%, तो आरबीआई 38-35% तक एसएलआर मेंटेन करने को कहता था। यानी कि लेट्स से 100 रुपीज किसी बैंक में डिपॉजिट है तो 35% यू हैव टू मेंटेन एज रिजर्व्स ओनली, बाकी आप यूज कर सकते हो लोन देने के लिए। तो कमाएंगे क्या? ठीक है, तो इट हैज टू बी रिड्यूस्ड। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% का सेट करने के लिए कहा गया था। यानी कि लेट्स से अ बैंक एसेसेस की 100 रुपीज का रिस्की एसेट्स मेरे पास अवेलेबल है।
ठीक है, यानी कि ये नॉन परफॉर्मिंग बन सकता है। तो ऐसे एसेट्स के ऊपर एटलीस्ट 8 रुपीज यू हैव टू मेंटेन एज अ कैपिटल। ठीक है, तो 8% का इंटरनेशनल नॉर्म है, इंडिया में भी फॉलो करेंगे, ऐसा रिकमेंड किया। एबॉलिश करना है ब्रांच लाइसेंसिंग, यानी कि थोड़ी तो फ्रीडम दो बैंक्स को इफ दे वांट टू एस्टैब्लिश वन मोर ब्रांच, उसके लिए हर बार लाइसेंस लेना जरूरी नहीं रखें। डीरेगुलेट करें इंटरेस्ट रेट्स को, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स का जो रेजिम है वो बैंक्स को डिसाइड करने दे कि वो क्या इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन्स वगैरह देंगे। ठीक है, आरबीआई पूरा उसमें ना घुसे, बट एनीवे आज के डेट में एक्सटर्नल बेंचमार्क है तो थोड़ा सा तो घुस चुके हैं, थोड़ी बहुत डीरेगुलेशन है, बट या सेट सुपरविजन के लिए जो इंस्टीट्यूशन प्रॉपर इंस्टीट्यूशन एंड सेटअप को फ्रेमवर्क को मेंटेन किया जाए। तो आरबीआई केम अप विद द व्हाट बैंक बोर्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना, इसके थ्रू सुपरवाइज करते हैं फाइनेंशियल सुपरविजन, सॉरी। तो बोर्ड जो है सुपरवाइज करने से रिलेटेड एस्टैब्लिश किया गया है। अब सुपरविजन क्या है? Something if it is going in the wrong direction and something if it is going in the right direction with respect to banks, तो it will be taken care of, ये चीज नोटिस की जाएगी सुपरविजन में। मतलब डे टू डे एंड मंथ टू मंथ, वीक टू वीक क्या चेंजेस आ रहे हैं सुपरविजन। रेगुलेशन इज इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग, ऑलरेडी रॉन्ग हो गया है तो उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये चीज रेगुलेशन है। ठीक है, वो आरबीआई तो करेगा बट ये बोर्ड जो है दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ द शॉर्ट टर्म में क्या वेरिएशंस हो रहे हैं डिफरेंट बैंक्स में, एंड उसके बेसिस पर व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, जहां एनपीएस को हैंडल करने से रिलेटेड क्या किया जा सकता है, ये जो इससे रिलेटेड सोचना चाहिए द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट, ये कहा गया बाय द नरसिम्हन कमेटी। अब नरसिम्हन कमेटी 298 में आई, इसके भी रिकमेंडेशन थे कि बैंक्स को स्ट्रेंथन करना है एंड ऑन द बेसिस कैसे स्ट्रेंथन करना है, कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि रुपी टू डॉलर एंड वेरियस अदर करेंसीज में जो चेंजेस ये एक्सचेंज किया जाता है करेंसीज को, वो exchange is slightly risky for the bank, so bank should be able to handle this convertibility। ठीक है, चेंजेस जो करते हैं एक्सचेंज करते हैं वो हैंडल करने में दे शुड बी केपेबल। एंड स्ट्रॉन्ग बैंक्स को मर्ज करो, नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, जहां पर कोई बैंक्स अगर वीक है, उनके बैलेंस शीट वीक है, एनपीएस हो रहे हैं, व्हाई आर दे गोइंग इनटू रिस्की एसेट्स। ठीक है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स वो बैंक्स ना करें। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो 8% है, इसको बढ़ा के 9% कर दिया जाए इंडिया में। रिव्यू करना है बैंक के बोर्ड्स कैसे काम कर रहे हैं, लॉज वगैरह सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो दीज वर द सजेशंस। तो इसके बेसिस पर फोर्थ स्टेज, यानी कि 2010 के बाद, 2010 में एक्चुअली वी नो कि इससे पहले हमारा यूएस में जो ट्विन टावर्स है 9/11 का इश्यू हुआ था, एंड आफ्टर दैट काफी सारे ऐसे लोन्स दिए गए थे यूएस में बाय द बैंक्स which were given to people who may not be repaying them properly। तो ऐसे लोन्स दोगे तो obviously the bank will be failing and वो चीज ट्रांसमिट भी हो गई, वो हुआ। इंडिया पे उतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट यस वी केम अप विद सर्टेन मेजर्स, एबीसीडी मेजर्स कह सकते हैं। एडवांसमेंट बैंकिंग में बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड चेंजेस एग्जिस्टिंग नॉर्म्स में किए गए, डिसइन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन वगैरह किया गया। एडवांसमेंट कैसे बैंकिंग में, पीएम जनधन योजना, जो हमारा जनधन योजना जैम ट्रिनिटी जो है वो लेकर आए, आधार एंड मोबाइल। ठीक है, इसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है अकाउंट्स खोले गए, आधार के थ्रू एक्सेस कर सके, मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सके। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यू हैव अ फेयर आइडिया कि जो भी लोन्स वगैरह दिए गए या फिर कोई ऐसे कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन से जो बैंक्रप्ट हो जाते हैं, तो हाउ आर दे गोइंग टू रिजॉल्व द पेमेंट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, जिनको भी पेमेंट करना है वो सब कैसे करेंगे, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू ऐसे सिचुएशंस में पहले ही होता था कि छोड़ दो, गया पैसा डूब गया, बट इसके थ्रू नाउ मनी कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, यानी कि एनहांस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस, एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस में फर्स्ट थिंग इज की नए टाइप्स ऑफ बैंक्स लाए गए, लाइक डिफरेंशिएटेड या फिर मोर बैंक्स वी कैन से ब्रॉड। ठीक है, मोर काइंड्स ऑफ बैंक्स, पहले तो हमारे यूनिवर्सल बैंक्स है लाइक एसबीआई, दे डू ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस, यानी कि वो फॉरेक्स में भी हैं, वो बैंक इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, ऑल एवरीथिंग। तो दैट इज एसबीआई, बट नाउ डिफरेंशिएटेड बैंक स्पेसिफिक ओनली ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को केटर करेगा। दैट वाज सजेस्टेड बाय द नचिकेत मोर कमिटी, सो आई सेड मोर बैंक्स। ठीक है, मोर बैंक्स का सजेशन किसने दिया, नचिकेत मोर कमिटी, यू कैन रिमेंबर इन दैट मैन।
What are the two kinds of more banks in India? फिर differentiated banks in India, payment banks and small finance banks. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 21st चैप्टर में इसके रिलेटेड। पेमेंट बैंक्स इन शॉर्ट लेट मी टेल यू, जो कि मर्चेंट्स है या फिर शॉपकीपर्स है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेमेंट बैंक्स एक्चुअली हैंडल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हाई वॉल्यूम एंड लो वैल्यू। ठीक है, 10 रुपीज 20 रुपीज बार बार ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके साथ साथ ये बैंक्स में द मैक्सिमम डिमांड द डिपॉजिट दैट यू कैन कीप इज 2 लाख रुपीज का लिमिट है। ठीक है, ये लिमिट्स वगैरह आगे पढ़ेंगे। तो there is a limit and there is a purpose and there is a aim to serve only few kind of people. Then small finance bank, यहाँ पे small finance यानी कि small amount of loans खाली दिए जाएंगे। ओके यानी कि their 50% of the loan portfolio has to be having a loan value greater than 25, sorry, less than 25, less than or equal to 25 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये उनका लोन पोर्टफोलियो है। तो 50% ऑफ द लोन 25 लाख या उससे कम के होने चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक। नैपफिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अराउंड काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे लोन्स की रिक्वायरमेंट है, बट बैंक्स आर अनेबल टू गिव which projects infrastructure. So NABFID will actually give finance for them because it is called the National Bank for Financing Infrastructure and Development. 111 लाख करोड़ रुपीस का जो है ये लोन्स प्रोवाइड करेगा। इनिशियल पेड अप कैपिटल इसका 1 लाख करोड़ रुपीस का है। NARCL टू रैप अप ऑल ऑफ द, इसको बैड बैंक भी कहा जा रहा है बिकॉज ऑल द एनपीएस जो बैंक्स के उनको ये कलेक्ट करके इट विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। यूपीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया, ऑल्सो चेंजेस लाया गया एग्जिस्टिंग जो हमारा रूल्स एंड नॉर्म्स है, लाइक बैंक बोर्ड्स लाए गए। पीजे नायक कमेटी ने ये बैंक बोर्ड से रिलेटेड सॉरी जो रिकमेंडेशन है वो दिए हैं। पीजे नायक, नायक मीन्स द हेड, तो बैंक बोर्ड अगेन हेड। ठीक है, ये पीजे नायक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन कि ये जो बैंक बोर्ड्स है इसको एग्जामिन करना है कि कैसे वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे सही है कि नहीं, आरबीआई गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, कंपनसेशन उन्हें सही दिया जा रहा है कि नहीं। यू कैन रिमेंबर व्हाट इज द मेन एम ऑफ पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग पीजे नायक कमेटी, नायक को टेस्ट करना यानी कि बैंक के जो बोर्ड्स हैं उनको टेस्ट उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशन से। कोऑपरेटिव बैंक्स को और भी ज्यादा आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर लाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर का हमने पढ़ा था पहले, 1 लाख था, अभी 5 लाख कर दिया गया है। डिस इन्वेस्टमेंट करके 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 12 बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट किया गया, विच वी हैव सीन। इनिशियल आईपीओ जो है इशू किया गया एलआईसी का, यानी कि फर्स्ट टाइम इसके शेयर्स पब्लिक डोमेन में आए। एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस पे जो है 49 से 74 किया गया। ओके, सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या है जो उनमें पूछा गया है। लुक इनटू द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बैंक बोर्ड सच एज स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन, बैंक बोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यस, वर्किंग ऑफ बैंक बोर्ड्स कैसे हो रहा है, आरबीआई गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ओनरशिप इन बैंक्स किस तरीके से है, एंड एनालाइज द वर्क, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस बैंक बोर्ड्स का किस तरीके से, इससे रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑल द फोर आर करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, प्रेजेंट स्टेटस क्या है सारे बैंक्स का। सो इफ वी सी इंडिया में वी हैव अ होल लॉट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स 42 है, कोऑपरेटिव बैंक्स 1531 कोऑपरेटिव बैंक्स, 151 शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड 3 बैंक्स है, फॉरेन 43 एंड इंडियन 12 पब्लिक, 22 प्राइवेट, 11 स्मॉल फाइनेंस एंड 6 पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। ओके, सो दे कैन आस्क कि कौन सा बैंक सबसे ज्यादा है, कौन सा बैंक सबसे कम नंबर में है इंडिया में, तो सबसे कम नंबर में यू कैन से नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है। ठीक है, ये टाइप्स बैंक्स के जो आगे पढ़ेंगे हम, तो नथिंग टू वरी। यहाँ पर अगर हम देखें 31 मार्च 2021 तक के आंकड़े दिए हुए हैं, ऑन साइट एटीएम्स इंडिया में सबसे ज्यादा है। ऑन साइट मीन्स द एटीएम्स अलोंग विद द बैंक जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं ऑन साइट, ऑफ साइट एटीएम्स कम है। ठीक है, 97,000 के आसपास। So please answer this question. This is a homework question. Which among the following have the maximum number of banks established in India? Let us see who gives the right answer. And all the best. If you have any other queries, आप हमें 8146207241 पर भेज सकते हैं, या फिर hello@edutab.co.in is the mail ID that you should use. So as to send your uh, आपका जो भी query है feedback, right? So you can let us know how you are feeling about this videos. आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं in the comment section. Thank you. All the best.